मानसून की वापसी, जिसे हम परिवर्तनीय मौसम या द ट्रांजिशन मानसून भी कह सकते हैं या रिटरिंग पोस्ट मानसून भी कह सकते हैं। मानसून की वापसी यानी क्या, इसकी इंफॉर्मेशन या मीनिंग हमने देखा है। कोई बता सकता है मानसून की वापसी यानी क्या? बाला प्रसाद। सितंबर के बाद हमारे देश में बारिश खत्म हो जाती है, लेकिन सितंबर से दिसंबर तक जो बारिश होती है इसे भारत में मानसून की वापसी कह सकते हैं। और भारत में मानसून की वापसी किस तरह से होती है, ये इंफॉर्मेशन आपको चित्र 4.5 में बताया है। इससे पहले हमने ये देखा है कि आग्नेय और नैऋत्य मौसमी पवन जब भारत में दक्षिण की ओर निर्माण होती है तो ये लगभग हिमालय की तरफ बढ़ती है। मतलब हिंदी महासागर से अरेबियन और बंगाल की खाड़ी की तरफ इसका डिवाइडेशन होता है। वो लगभग 1 जून तक हमें बारिश की शुरुआत होती है, लेकिन 1 जून से जब दक्षिण में वो पहुंचते हैं तो उसी वक्त भारत में बारिश की शुरुआत हो जाती है। और ऐसे ही दक्षिण से उत्तर की तरफ जब ये पवन बहते हैं तो भारत में लगभग बारिश की शुरुआत हो जाती है। ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने तक उनको सितंबर आता है, यानी कि हिमालय के शिवालिक रेंज पर जब वो पहुंचते हैं तब जून टू सितंबर ये मौसम जो बारिश का रहता है ये खत्म हो जाता है। उस वक्त गंगा नदी के उत्तरी में, जिसे हम शिवालिक रेंज कह सकते हैं, वहां तक ये जो क्लाउड पहुंचते हैं तो लगभग ये एम्प्टी रहते हैं, उसमें बारिश नहीं रहती है, जिसे हम उच्च दाब का प्रभाव निर्माण होता है ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये जब बिना बारिश के क्लाउड जब उत्तर की तरफ और बढ़ते हैं और वो जब हिमालय पर्वत की तरफ पहुंचते हैं तो हिमालय की ऊंचाई इतनी है कि लगभग वातावरण बहुत ही शीत वहां हमें दिखाई देता है। और शीत वातावरण की वजह से जो एम्प्टी क्लाउड वहां पर पहुंचते हैं वहां पे सांद्रीय भवन की प्रक्रिया निर्माण होती है। और सांद्रीय भवन की प्रक्रिया जब निर्माण होती है तो ये क्लाउड और आगे यानी कि हिमालय के उत्तर की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, लगभग 8640 मीटर ऊंचाई हमारे हिमालय पर्वत की है। और इतने ऊंचाई से ये क्लाउड आगे नहीं जाती है, इसलिए इनकी वापसी की शुरुआत होती है। जब दक्षिण की ओर से ये उत्तर की तरफ बह गए थे तो उसमें बारिश थी, लेकिन जब वो शिवालिक रेंज में पहुंचे थे तो वो लगभग रेखा में या एम्प्टी हो चुके थे, उसमें कोई भी बारिश की संभावना नहीं थी। लेकिन क्लाइमेट किस तरह से चेंज होता है इसकी इंफॉर्मेशन हमने देखी है, उसी का ही परिणाम हमें हिमालय में जब ये क्लाउड पहुंचते हैं तो वहाँ सांद्रीय भवन की प्रक्रिया की वजह से, शीत हवामान की वजह से इस क्लाउड में बारिश की संभावनाएं निर्माण होती है। जब बारिश की संभावनाएं निर्माण होती है तब ये वापसी का प्रवास इनका शुरू हो जाता है, मतलब हिमालय की ओर से दक्षिण की तरफ जब ये बहने लगते हैं तब ऐसे डायरेक्शन की तरफ वो बढ़ते हैं। लगभग जून से सितंबर, अभी ये मौसम जब बारिश का खत्म हुआ है तो इस महीने में जिस क्षेत्र में बारिश का प्रमाण नहीं हुआ है
उस भाग में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और यही टेम्परेचर जब वो बारिश के क्लाउड वापसी करते हैं तो उसी रीजन्स में ये क्लाउड बारिश गिराते हैं। और यही मौसम हमें मालूम है कि लगभग जून से सितंबर के बाद हमारे भारत में बारिश नहीं होती है, लेकिन कुछ दिन तक दिसंबर तक जो बारिश होती है, जिसे हम अवकाली भी कह सकते हैं, आपातकाल भी कह सकते हैं, इसे ही हम एक नया ऋतु का नाम दे सकते हैं, जो भारत का चौथा ऋतु है, मानसून की वापसी। क्या है मानसून की वापसी? यही जो मीनिंग अभी हमने देखा है, इसका ही एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, मानसून की वापसी जो है, ये पॉइंट समझ में आया आपको? हाँ, नेक्स्ट देखो, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण के तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। अक्टूबर नवंबर के दौरान जब यह हवाएं उत्तर की तरफ बहती है तो वहां पर मानसून गर्त निर्माण होता है। मानसून गर्त यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि लगभग बारिश की संभावना वहां पर ज्यादा रहती है। गर्त यानी कि ऐसा प्रदेश जो चारों ओर पहाड़ियां का है, और हमारी स्कूल जिस एरियाज में है, लगभग चारों तरफ सातपुड़ा की रेंज हमें दिखाई देती है और इसलिए इस रेंज में बहुत ही ज़्यादा बारिश का प्रमाण भी ज़्यादा रहता है, उसे हम गर्त कह सकते हैं। और देखो, धीरे धीरे ये जो मानसून गर्त जिसे निम्न दाब वाला क्षेत्र है, वो उत्तरी मैदान के ऊपर जम जाता है, यानी कि शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान लेती है। उच्च दाब मतलब जहां बारिश का प्रमाण नहीं होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है मतलब उच्च दाब वाला है, और यही उच्च दाब वाला प्रदेश निम्न दाब वाले प्रदेश में समा जाता है। मैंने आपको बताया था कि बारिश के दौरान जिस रीजन में बारिश नहीं होती उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, लेकिन उच्च दाब का प्रदेश रहता है, उसी दाब में ये क्लाउड वापसी के एंट्री कर देते हैं। और देखो यहाँ पर बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं, यानी कि जो उत्तरी मैदान में जो शिथिल हो गए थे वो अब कहाँ आते हैं? दक्षिण और पश्चिम के तरफ। और आपको मालूम है कि दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण का भाग छोड़ दो, दक्षिण का भाग यानी क्या कि हिमालय का दक्षिण का भाग, और हिमालय का दक्षिण का भाग यानी कि हमारा भारत का पश्चिम का भाग कौन सा है? रेगिस्तान का भाग है, राजस्थान का भाग है। और धीरे धीरे पीछे की ओर हटते ये लगते हैं और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पौने उत्तर के मैदान से हट जाती है। कैसे हट जाती है ये आपको चित्र 4.5 में दिखाया गया है। उसमें नेपाल आपको दिखाई देता है, दिखा नेपाल। नेपाल के आपके लेफ्ट साइड में देखो, आपको 1 अक्टूबर लिखाई देता है, बराबर है। और ये जो 1 अक्टूबर है, इसकी डायरेक्शन लगभग लखनऊ पटना से बीच में से भोपाल, नागपुर और लगभग केरल की तरफ 1 अक्टूबर, ये समझ में आया? मतलब इस तरह से ये पौने उत्तर की ओर से पश्चिम की तरफ दक्षिण में वापसी का प्रवास करते हैं। और अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर का जो महीना है वो बारिश जिस रीजन्स में, मतलब बारिश के दौरान उस क्षेत्र में बारिश नहीं गिरती तो गर्म हो जाता है, लेकिन यही गर्म का ऋतु बाद में क्या होता है? जब उत्तरी ओर की वापसी के प्रवास में क्या हो जाता है? शीत हो जाता है और मानसून की वापसी से आगमन साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब यह क्लाउड वापस आते हैं तो लगभग
क्लाउड इतना साफ रहता था कि हम सोचते हैं कि क्लाउड इतना साफ है तो बारिश हमें लगभग दिखाई भी नहीं देती है। ऐसी स्थिति निर्माण अक्टूबर और नवंबर में होती है और लगभग दिन का तापमान बहुत उच्च होता है। दिन में तापमान बहुत बढ़ता है और रात ठंडी एवं सुहावनी होती है। और ये जो वर्णन है, ये वर्णन किसका है? रेगिस्तान का है, पश्चिमी भारत का हमें दिखाई देता है कि दिन का तापमान जब उच्च होता है तब रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है और स्थल अभी भी आर्द्र होता है, यानी कि उसमें आर्द्रता, क्लाइमेट में आर्द्रता हमें दिखाई देते हैं। और आपको मालूम है कि आर्द्रता यानी कि बारिश की संभावना ज़्यादा, और जब स्थल में भी आर्द्रता निर्माण होती है तब उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण तापमान में उच्चता, तापमान ज़्यादा और आर्द्रता उसमें जब रहती है, इसके कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। मतलब दिन में इतना टेम्परेचर ज़्यादा और रात में इतना ठंडी, तो हम इसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारा जीना लगभग ये मौसम असह्य हो जाता है और इससे जो असह्य मौसम हो जाता है, मतलब असह्य यानी कि दिन में टेम्परेचर बढ़ना और रात में टेम्परेचर बहुत ही कम होना। और इसी अवस्था को हम क्वार्की उमस कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उमस कहते हैं। क्वार्की उमस यानी क्या कि उच्च तापमान तथा आर्द्रता के कारण मौसम बड़ा कष्टदायक होता है और जिसे हम मौसम असह्य कह सकते हैं। मौसम में असह्यता निर्माण होना, मतलब क्वार्की उष्ण निर्माण होना। और ऐसा जब मौसम निर्माण होता है तो उसे ही सामान्यतः क्वार्की उष्ण के नाम से जाना जाता है। और अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। उत्तरी भारत यानी क्या है? जिसे हम गंगा नदी का जो प्रदेश है, हिमालय का दक्षिण पायथा जिसे हम कह सकते हैं, उसमें जो तापमान बहुत ही तेजी से गिरता है, इसलिए वहां पर सांद्रीभवन की प्रक्रिया निर्माण होती है। और नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न वाली अवस्था, निम्न दाब वाली अवस्था यानी कि क्लाउड में सांद्रीभवन की प्रक्रिया होना, बारिश की संभावना ज़्यादा रहना, और ऐसी संभावना लगभग बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। मतलब देखो, उससे पहले हमने देखा है कि लगभग नेपाल से कर्नाटक तक किस तरह से उत्तर से दक्षिण में ये पवने आई है। इसके बाद वो बंगाल की खाड़ी पर किस तरह से स्थानांतरित हो जाती है। आपको 4.5 में लगभग बेंगलोर की तरफ से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जो कर्नाटक का क्षेत्र पश्चिम घाट पर बताया गया है, वही बंगाल की खाड़ी में किस तरह से परावर्तित हो जाता है, ये अच्छी तरह से बताया है। ये आपको 4.5 में दिखा है कि यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। चक्रवाती निम्न दाब मतलब जब निम्न दाब का प्रदेश वहां पर निर्माण होता है तो वहां पर चक्रवात निर्माण हो जाता है और सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को ये पार कर देते हैं। मतलब कर्नाटक से जब ये पूर्वी घाट पर आते हैं तो वहां पूर्वी घाट पर ये रुकते नहीं, तो पूर्वी घाट को पार कर देता है। पूर्वी घाट को पार कर देते हैं मतलब वो बंगाल के खाड़ी में पहुंचते हैं, और बंगाल के खाड़ी तक पहुंचते हैं मतलब हमारा देश का जो इंडिया पॉइंट माना जाता है। क्या आपको मालूम है नक्शे में इंदिरा पॉइंट कहाँ है?
अंडमान और निकोबार बेटों के दक्षिण के तरफ है। हमारे टेक्स्ट बुक में ये बताया नहीं है। लेकिन कर्नाटक से पूर्व घाट जब ये पार करते हैं तो बंगाल के खाड़ी में पहुंचते हैं और वहां से लगभग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ वो बढ़ते हैं। और यह बताया है कि जो कि अंडमान सागर से के ऊपर उत्पन्न हो जाता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा हो जाती है। और ये जब बंगाल के खाड़ी के तरफ बहते हैं तो उनकी वापसी जब होती है तब भारत में बारिश होती है, जिसे हम व्यापक भारी वर्षा कह सकते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। ये ऐसा क्यों कहा गया है कि यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा और एवं कावेरी, मैंने आपको कृष्णा और कावेरी की इंफॉर्मेशन बताई है कल कि लगभग इन नदियों को बाढ़ आती है और ऐसी बाढ़ जब आती है तब लोगों का जीना मुश्किल उस रीजन में हो जाता है, जिससे हम लोगों का स्थानांतरण हो सकता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पर बताया है कि गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले यानी कि डेंसिटी पॉपुलेशन का ज़्यादा रहना और ऐसा ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश, लगभग डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। डेल्टा प्रदेश, कोई बता सकता है डेल्टा प्रदेश यानी क्या है? डेल्टा प्रदेश जिसे हम त्रिभुज प्रदेश कह सकते हैं। डेल्टा प्रदेश यानी क्या है? त्रिभुज प्रदेश, यानी कि गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी का मिलन जिस जगह होता है उसको हम त्रिभुज प्रदेश या डेल्टा प्रदेश कह सकते हैं। और इस प्रदेश में चक्रवात आ जाता है। चक्रवात आ जाता है यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकती है। और देखो यहाँ पर बताया है कि जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। यानी कि सडनली अगर बाढ़ आ जाती है तो लोगों को अगर पूर्व सूचना ना मिले तो शायद उनका जीना मुश्किल हो जाता है, इसमें जीवित हानि भी हो सकती है। और इनके अलावा जीवित हानि के अलावा यहाँ पर माल की क्षति, जिसे हम नदी के किनारे पर अगर खेती में अगर कुछ फसल रहते हैं तो उनका भी पूरी तरह से नुकसान हो जाता है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं। मतलब देखो, आपको मालूम गोदावरी नदी लगभग पूरब और पश्चिम यानी कि हमारे महाराष्ट्र नासिक से लगभग ये उड़ीसा तक पहुंचती है। मतलब भारत के पूरब और पश्चिम दोनों ही दिशाओं तक पहुंचने वाली ये दक्षिण भारत की गंगा मानी जाती है, जिसे हम गोदावरी कह सकते हैं। और ये जो चक्रवात इसमें आते हैं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों में, ये चक्रवात लगभग उड़ीसा में पहुंच जाते हैं पूरब की तरफ। इनके अलावा पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश का जो तटीय क्षेत्र है इसमें पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र माना जाता है, जिसे हम सुंदरबन कह सकते हैं। क्या आपने सुंदरबन नक्शा में देखा है कहाँ है? मतलब कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। और गर्त यानी क्या है, इससे पहले भी हमने देखा है। और इस तरह से हमें मानसून की वापसी यानी क्या, इसकी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देती है। जो लगभग उत्तरी की ओर से दक्षिण की तरफ इनकी दिशाएं रहती है और सितंबर से दिसंबर तक बारिश हमारे भारत में होती है। लगभग बारिश खत्म हो जाने के बाद दोबारा ऐसा क्लाइमेट निर्माण हो जाता है। और बारिश खत्म हो जाने के बाद यानी कि जून टू सितंबर के बाद दोबारा बारिश होना, यानी कि सितंबर टू दिसंबर तक, इस ड्यूरेशन को ही मानसून वापसी कह सकते हैं। कोई पूछना है इसमें? ओके।